में। और आज की हम बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं, साथ ही एकेडमिक में भी ये पूछे जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। मध्यकालीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। चलिए पहला प्रश्न है, अल बरूनी ने किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो अल बरूनी ने किताबुल हिंद की जो रचना की है वो किस भाषा में की है? इसका राइट ऑप्शन तुर्की है और अरबी है, अंग्रेजी है, हिंदी है, आपको बताना है। तो इसका फ्रेंड्स राइट जो सही ऑप्शन है अरबी, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट, अरबी में की है। अल बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की है? तो आपको बताना है अरबी में। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अरबों द्वारा सिंध की विजय तथा तत्कालीन सिंध के शासकों का वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, सियासतनामा, चचनामा, तबकात नासिरी, ताजुल मासिर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चचनामा। ओके, तो चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय की तत्कालीन सिंध के शासकों का वर्णन किया गया है। यहाँ से ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो तारीख फिरोज शाही के जो लेखक हैं वो जियाउद्दीन वर्नी हैं। और मैं आपको बता दूं, शमसे अफीक ने भी तारीख फिरोज शाही नामक नाम से एक किताब लिखी है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, तो जियाउद्दीन वर्नी इसके लेखक हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, तैमूर की आत्मकथा, यानी तैमूर एक विदेशी आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में, तो बात की है उसकी आत्मकथा क्या है? जफरनामा है, तारीख मुबारक शाही है, सीरत फिरोज शाही है, या मलफूजात ए तमूरी? तो इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर होगा, मलफूजात ए तमूरी। ये तैमूर की आत्मकथा है। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, किताब उल रहला का लेखक कौन था? यानी किताब उल रहला का लेखक, यानी इस किताब का नाम कभी कभी रहला भी पूछ लिया जाता है, तो रहला कह दो या किताब उल रहला कह दीजिए, बात एक ही है। तो इसके लेखक इब्न बतूता हैं, इब्न बतूता। इब्न बतूता ये वही इब्न बतूता हैं जो तुगलक वंश के तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। मोरक्को यानी अफ्रीका से आए थे। ओके, मोरक्को अफ्रीका से। ओके, तो ये ध्यान रखना है, कई बार ये प्रश्न आता है कि रहला का लेखक कौन है? तो इब्न बतूता हैं। और ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? तुगलक वंश के शासक यानी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम पागल सुल्तान भी कहते हैं। सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, उसके बावजूद भी उसको वहाँ की जनता ने यानी दिल्ली की जनता ने उसे पागल सिद्ध कर दिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो कभी भी ये प्रश्न आए, किसी भी लेवल पर आए, किसी कंपटीशन में आए, चाहे आपके एकेडमिक में आए, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। एकेडमिक और कंपटीशन कोई अलग चीज़ नहीं है, सिर्फ बात ये होती है यदि आपने एकेडमिक को डीपली पढ़ा है तो वही सब चीज़ें कंपटीशन में भी आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमुक्तमाल्या नाटक नामक नाटक किस भाषा में लिखा गया है? तो मैं बता दूं, अमुक्तमाल्या नाटक जो है तेलुगु भाषा में लिखा गया है। ओके, और ये जो नाटक है कृष्णदेवराय एक प्रसिद्ध राजा भी हैं विजयनगर के, और वो इस तरह की रचनाएं भी लिखते थे। ओके, तो अमुक्तमाल्या नामक नाटक किस भाषा में लिखा गया? तेलुगु भाषा में लिखा गया। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर का इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कश्मीर का इतिहास का जो प्रमुख स्रोत है, अगर हमें कश्मीर के इतिहास को जानना है तो उसका जो प्रमुख स्रोत है 7 का ए है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसके अंदर कश्मीर का इतिहास दे रखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं, एज इट इज़ उसके अंदर ये बातें मेंशन हैं। नेक्स्ट, भारत आने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो भारत आने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 में भारत आया था। ओके, और उस समय जो है ये आया कहाँ था? सिंध से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और सिंध के उस समय जो राजा थे वो हिंदू राजा दाहिर थे। ओके, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। भारत आने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 में भारत आया था, और उस समय भारत के यानी सिंध के जो राजा थे वो कौन थे? हिंदू राजा थे, उनका नाम था दाहिर। ओके, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है। तो जो बातें आपको बताई जा रही हैं उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। नेक्स्ट, अरब के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? देखिए क्वेश्चन को जब जिस समय अरब ने आक्रमण भारत पर किया था, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने जिस समय आक्रमण किया था, उस समय राजा कौन थे? तो दाहिर इज़ द राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन सी यानी ऑप्शन जो थर्ड है आपका, दाहिर इज़ द राइट आंसर है।
तो राबर का युद्ध कब हुआ था मैं बता दूं, जब मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध पर आ गया था, उसके बाद जो हिंदू राजा थे दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम जो है राबर का युद्ध के नाम से वो जाना जाता है। 712 में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो है हिंदू राजा जो है पराजित हुए थे। पराजय का कारण ये था कि जो हिंदू राजा दाहिर की पत्नी थी वो मोहम्मद बिन कासिम से जा मिली थी। यानी आप ये देख सकते हैं कि हमेशा दगा जो दिया है वो अपनों ने दिया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण 1175 में किया था भारत पर, और जगह थी मुल्तान, जो अब इस समय पाकिस्तान में है। आपको पता होगा फ्रेंड्स, 14 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हो गया था। उससे पहले भारत पाकिस्तान एक ही था। तो मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण कब किया था? 1175 में मुल्तान। उसे उस समय जो है लैंड ऑफ गोल्ड कहा जाता था, यानी सोने की भूमि कहा जाता था। ये बात भी आप याद रख सकते हैं, बहुत बार कंपटीशन में ये आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण भारत में कहाँ किया था? देखिए क्वेश्चन को, कब किया था? 1175 में। कहाँ किया था? अब उस तरह से प्रश्न आ गया, सिंध में, मुल्तान में, कश्मीर में, लाहौर में, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया उसी से आप आंसर लगा सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर जरूर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा तक, क्योंकि इस चैनल की खासियत ये है कि इस चैनल पे कोई एक चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी आपको। इस पे पूरी जीएस पढ़ाई जाएगी आपको। इंग्लिश के जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ग्रामर की बात हो, चाहे वो लिटरेचर की बात हो, किसी भी लेवल की, यानी किसी भी कंपटीशन की, चाहे आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हो, चाहे एमटीएस की करना चाहते हो, तो आपको हर तरह की यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। अभी ये न्यू चैनल है, अभी खोला गया है, इसी उद्देश्य से से ज़्यादा छात्र इसका लाभ उठा सकें। तो मुल्तान इज़ द राइट आंसर है। इसे सोने की भूमि भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? देखिए सोमनाथ मंदिर का प्रश्न बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है, तो सब फ्रेंड्स को ये पता भी होगा कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। ऑप्शन इसका ए सही है। 1025 में सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था, आपको पता होना चाहिए। और जो सोमनाथ मंदिर है वो कहाँ पर है, ये प्रश्न भी आ जाता है। तो सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। वर्तमान स्थिति में भी आप इसको जाके देख सकते हैं। यदि आपका कभी गुजरात जाना हो तो आप इस मंदिर को आज भी देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो मोहम्मद गौरी की हत्या किसके द्वारा की थी? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। राजपूतों के द्वारा, खोखरो सिया समुदाय द्वारा, या गढ़वालों के द्वारा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, खोखरो व सिया समुदाय द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी। ओके, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? फ्रेंड्स आपको पता होगा, तराइन का जो प्रथम युद्ध है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, 1191 में हुआ था। और ये अजमेर के राजा पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज के नाम से, पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, अधिकतर उनका जो नाम है पृथ्वीराज चौहान कहे जाते हैं, लेकिन वो पृथ्वीराज तृतीय हैं, जिनको राय पिथौरा भी कहा जाता है। राय पिथौरा भी उनको कहा जाता है। और पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। परंतु इसमें पृथ्वीराज चौहान ने गलती ये की थी कि पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध जीतने के बाद भी मोहम्मद गौरी को जीवित छोड़ दिया था, जो उनकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी भूल साबित हुई। और अगले ही वर्ष यानी 1192 में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। यानी तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। न केवल पराजित किया, भारतीय इतिहास ही बदल गया। तो भारतीय इतिहास का जो टर्निंग पॉइंट है वो यहाँ से है। देखिए फ्रेंड्स, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 याद रखिए, जिसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता था। लेकिन अपने दया भाव के कारण, अपने उसूलों के कारण उसने मोहम्मद गौरी को जीवित छोड़ दिया। तो हिंदू यानी राजपूतों के उसूल की वजह से मोहम्मद गौरी जिंदा रह गया। और जिसकी वजह से उसने अगले ही वर्ष 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को न केवल पराजित किया। ओके, तो आप सोचिए, अगर वो पहले ही युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मार देता तो क्या दूसरा तराइन का युद्ध होता? अगर दूसरा तराइन का युद्ध नहीं होता, क्या भारत में गुलाम वंश की स्थापना होती? सोचने वाली बात है। तो क्वेश्चन टैग यहाँ पर लग रहा है कि तराइन के प्रथम युद्ध में यदि पृथ्वीराज चौहान ये कर देते तो शायद दूसरा युद्ध ना होता। ओके फ्रेंड्स, चलिए
बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध आपको पता होगा, चंदावर का युद्ध जयचंद के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ है। ओके, 1194 में। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपस में शत्रुता चल रही थी। कारण उसका ये था, पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की जो बेटी थी उसको मंडप से उठा के ले गया था, जिसके कारण जयचंद में और पृथ्वीराज चौहान में कटुता थी, वैमनस्यता थी, दुश्मनी थी। और उसी दुश्मनी का लाभ तीसरे व्यक्ति ने उठाया जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया है? तो कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है वो दिल्ली के अंदर है और यह मस्जिद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? शुद्ध अरबी सिक्कों की बात चल रही है तो अगर भारत में दिल्ली सल्तनत को आप पढ़ते हैं तो शुद्ध अरबी सिक्के, जिसको हम टंका और जीतल कहते हैं, ओके, टंका चांदी का होता था और जीतल जो है तांबे का सिक्का था, जो इल्तुतमिश ने चलाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं इल्तुतमिश से, इल्तुतमिश ऐसे पहले दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे जिन्होंने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी। इक्ता व्यवस्था यानी पहले नगद कैश नहीं मिलता था सैलरी, वहाँ पर पैसों के स्थान पर जो है ज़मीन का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा यानी ज़मीन दी जाती थी। ओके फ्रेंड्स, और एक आगे एक चीज़ और बता दूं इनके बारे में। इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश जो थे यानी दिल्ली के सुल्तान बनने से पहले बदायूं, उत्तर प्रदेश का जो बदायूं है उसके सूबेदार हुआ करते थे। और एक चीज़ और यहाँ से आती है कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न आ गया 19, टंका और जीतल नामक दो सिक्के किसने चलाए थे? तो आपको मैंने अभी इसकी व्याख्या करके बताई है, आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। रजिया, ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही जवाब इल्तुतमिश है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में किया गया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार का निर्माण 5 मंजिला करना चाहता था, लेकिन क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है, यानी उसके निर्माण को पूरा ही नहीं कर पाता है और शुरुआत ही कर पाता है। तो ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये क्या थे ख्वाजा बख्तियार काकी? ये जो थे एक चिश्ती संत थे। ओके, क्या थे? चिश्ती। जैसे कि आपको पता होगा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आने वाले यानी चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। ओके, सलीम चिश्ती हैं, निज़ामुद्दीन औलिया हैं, ये सब जो हैं क्या हैं? ये चिश्ती संप्रदाय के संत हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में हुआ है? ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में हुआ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तुर्की चहलगानी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो तुर्की चहलगानी संगठन की स्थापना जो की है वो इल्तुतमिश ने की है। इसमें 40 तुर्क थे, 40 तुर्क सरदारों का एक दल था। इसका उद्देश्य ये था कि ये शासन प्रशासन को कंट्रोलिंग में बहुत मदद करते थे, साथ ही सुरक्षा में बहुत मदद करते थे, और ये उसके सबसे वफादार लोग थे जो इसमें शामिल थे। ओके, तो तुर्क चहलगानी, इसका नाम पूरा तुर्क चहलगानी संगठन है जो इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इल्तुतमिश ने इसको स्थापित किया था, परंतु बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन ने इसको समाप्त किया था। ये बात भी आप ध्यान रखिए कि गयासुद्दीन बलबन ने इसको समाप्त किया था। एक बड़ा वाकया है, जब इल्तुतमिश जो है दासों की मंडी में दास खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो बलबन होता है वो बहुत छोटे कद का है, बहुत नाटा है, देखने में बदसूरत है, तो इल्तुतमिश उसको फ्री में भी लेना नहीं चाहते, परंतु जो बलबन है वो इनके पैरों में गिर जाता है कि सुल्तान मुझे खरीद लीजिए, सुल्तान मुझे ले लीजिए। तो वो एक बात कहते हैं कि मैं तुझे तो फ्री में भी नहीं लूँगा, परंतु होता ये है कि बाद में किसी तरह उनको उस पर तरस आ जाता है और वो बाद में उसको ले लेते हैं। तो ये होता है वक्त, टाइम, ये होता है टाइम सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल होता है। कभी कभी आपको किसी के पैरों में गिरना पड़ता है, कभी कभी वही व्यक्ति सुल्तान के रूप में बनता है और दुनिया पर शासन करता है। तो यही है वक्त। यदि आपका वक्त थोड़ा इधर उधर चल रहा है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप लगे रहिए अपनी तैयारी में और निश्चित रूप से आपको सफलता कभी ना कभी मिल जाएगी। तो ओके फ्रेंड्स, चलिए
तो इसका राइट ऑप्शन आपको पता चल गया, साथ ही व्याख्या पता चल गई, तो इससे 1-2 प्रश्न और आपके बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ऐबक ने अपनी राजधानी किस शहर को बनाया था? तो ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की बात चल रही है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की जो राजधानी थी वो लाहौर थी फ्रेंड्स। ओके, चलिए ऐबक की मौत कैसे हुई थी? बड़ा इजी प्रश्न है, आपने बहुत लेवल पे पढ़ा होगा। तो घोड़े से गिर के चौगान खेलते हुई थी, जिसको हम पोलो कहते हैं फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था, और ये जो झोपड़ा अजमेर में है। ओके फ्रेंड्स, अजमेर में। इक्ता व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश ने प्रारंभ की। इक्ता होता क्या था? यानी भूमि का एक टुकड़ा होता था जो वेतन के स्थान पर दिया जाता था। पहले कैश सैलरी नहीं मिलती थी, कैश में सैलरी नहीं मिलती थी, यानी भूमि के को दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने जो है नगद वेतन देना प्रारंभ किया है फ्रेंड्स। चलिए, तो आप इस चैनल से जुड़िए ज़रूर, और कमेंट्स ज़रूर करा करो, और शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को जो है शेयर किया करो फ्रेंड्स। और निश्चित रूप से इस पे बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी कि आपकी फ्री में तैयारी हो जाएगी यदि आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।